हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी क्लास में हम अध्ययन करें पाठ सेकेंड सस्य विज्ञान एग्रोनॉमी से और सस्य विज्ञान एग्रोनॉमी से आज हमारा चौथा लेसन पोषक तत्व व उर्वरक प्लांट न्यूट्रंस एंड फर्टिलाइजर से आज हमारी 9वीं क्लास है और आज का हमारा पॉइंट है पोषक तत्वों की उपस्थिति के आधार पर उर्वरकों का वर्गीकरण। इसमें हमने सबसे पहले नाइट्रोजन युक्त उर्वरक देख लिए और आज हमारा दूसरा पॉइंट है फास्फोरस युक्त उर्वरक। पोषक तत्वों की उपस्थिति के आधार पर दूसरा कौन सा है तो है फास्फोरस युक्त उर्वरक। इन उर्वरकों में फास्फोरस ऑक्सीकृत रूप P2O5 में पाया जाता है। तो इन उर्वरकों में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है तो ऑक्सीकृत रूप P2O5 के रूप में पाया जाता है। किस रूप में तो ऑक्सीकृत रूप P2O5 रूप में पाया जाता है। P2O5 रूप में कौन पाया जाता है तो वो फास्फोरस। किन उर्वरकों में तो फास्फोरस युक्त उर्वरकों में। P2O5 को P में बदलने का सूत्र, P2O5 को फास्फोरस में बदलने का सूत्र कौन सा है तो P2O5 को फास्फोरस में बदलने का सूत्र है परसेंट फास्फोरस बराबर P2O5 इंटू 0.43। तो परसेंट जैसे 20% फास्फोरस बराबर P2O5 इंटू 0.43। और दूसरा है फास्फोरस को P2O5 में बदलने का सूत्र, तो वो है P2O5% फास्फोरस इंटू 2.29। P2O5 को फास्फोरस में बदलने का सूत्र है परसेंट P बराबर P2O5 इंटू 0.43 और फास्फोरस को P2O5 बदलने का सूत्र है P2O5 बराबर परसेंट फास्फोरस इंटू 2.29%। अब फास्फोरस उर्वरकों का स्रोत, तो फास्फोरस उर्वरकों का स्रोत है रॉक फास्फेट व फास्फोरिक अम्ल। तो फास्फोरस उर्वरकों का स्रोत कौन सा है तो वो है रॉक फास्फेट या फास्फोरिक अम्ल। रॉक फास्फेट या फास्फोरिक अम्ल इनको विलेयता या घुलनशीलता के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। इसे विलेयता और घुलनशीलता के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है तो वो बांटा गया है 3 भागों में। जल में पहला है जल में विलेय फास्फोरस अम्ल, फास्फोरस उर्वरक। जल में विलेय फास्फोरस उर्वरक, ये उर्वरक जल में शीघ्र घुलनशील होते हैं। ये उर्वरक मोनोकैल्शियम फास्फेट CaH2PO4 या अमोनियम फास्फेट के रूप में उपलब्ध होते हैं। तो जल में विलेय घुलनशील फास्फोरस क्या होते हैं तो ये उर्वरक जल में क्या होते हैं शीघ्र घुलनशील होते हैं। और ये उर्वरक मोनोकैल्शियम फास्फेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है तो ये मोनोकैल्शियम फास्फेट CaH2PO4 या अमोनियम फास्फेट के रूप में उपलब्ध होते हैं। तो किस रूप में उपलब्ध होते हैं वो होता है मोनोकैल्शियम फास्फेट के रूप में। और जल में विलेय फास्फोरस उर्वरक कौन कौन से हैं तो वो है SSP सिंगल सुपर फास्फेट, DSP डबल सुपर फास्फेट और TSP ट्रिपल सुपर फास्फेट और डाई अमोनिया फास्फेट DAP। कौन सा तो डाई अमोनिया फास्फेट DAP और अमोनियम फास्फेट। और कौन सा है अमोनियम फास्फेट। तो जल में विलेयशील फास्फोरस उर्वरक कौन कौन से हैं तो है SSP DSP TSP और DAP डाई अमोनियम फास्फेट और अमोनियम फास्फेट, डाई अमोनियम फास्फेट और अमोनियम फास्फेट। दूसरा फास्फोरस युक्त उर्वरक है साइट्रिक अम्ल में विलेय फास्फोरस युक्त उर्वरक। तो साइट्रिक अम्ल में ये उर्वरक जल में क्या होते हैं अघुलनशील होते हैं, वे साइट्रिक अम्ल में क्या होते हैं घुलनशील होते हैं। तो साइट्रिक अम्ल में विलेय फास्फोरस युक्त उर्वरक क्या होते हैं तो ये जल में क्या होते हैं अघुलनशील होते हैं और साइट्रिक अम्ल में क्या होते हैं घुलनशील होते हैं। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं तो वो है डाई कैल्शियम फास्फेट। इसमें कौन था जल में था मोनोकैल्शियम फास्फेट और साइट्रिक अम्ल में डाई कैल्शियम फास्फेट और इसका फॉर्मूला है Ca2H2PO4। इसका था केवल CaH2PO4 और इसका है Ca2H2PO4। तो साइट्रिक अम्ल में घुलनशील कौन कौन से होते हैं तो वो होते हैं डाई कैल्शियम फास्फेट और बेसिक सलेग, डाई कैल्शियम फास्फेट और बेसिक सलेग। तीसरा है दोनों जल और साइट्रिक अम्ल दोनों में क्या होते हैं अविलेय या घुलनशील होते हैं। वो फास्फोरस उर्वरक कौन कौन से हैं तो दोनों में घुलनशील नहीं होते हैं। तो ये उर्वरक ट्राई कैल्शियम फास्फेट होता है, ये होता है मोनोकैल्शियम फास्फेट और साइट्रिक अम्ल वाला होता है डाई कैल्शियम फास्फेट और ये होता है दोनों या ट्राई कैल्शियम फास्फेट। ये किस में होता उपलब्ध होता है तो ये होता है ट्राई कैल्शियम फास्फेट के रूप में Ca3H2PO4। ये था Ca2H2PO4 और ये Ca3H2PO4। तो ये क्या है ट्राई कैल्शियम फास्फेट के रूप में होते हैं। इनमें उपस्थित फास्फोरस पौधों को धीरे धीरे उपलब्ध होती है। तो
दोनों में एविलेबल फास्फोरस क्या होता है, तो इनमें उपस्थित फास्फोरस पौधों को क्या होती है, तो वो धीरे धीरे उपलब्ध होती है। इसका उदाहरण है सेल फास्फेट, या जिसे हम क्या कहते हैं रॉक फास्फेट। प्रचलित नाम क्या है, रॉक फास्फेट या सेल फास्फेट। सेल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रॉक कहते हैं, तो रॉक फास्फेट। तो दोनों में एग्रेगेशन कौन सा है, तो है रॉक फास्फेट। और हड्डी की खाद, और कौन से, वो है हड्डी की खाद। रॉक फास्फेट अति अम्लीय मृदा में प्रयुक्त होता है। तो हम अति अम्लीय मृदाओं के उपचार में किसका प्रयोग करते हैं, तो हम चूना और रॉक फास्फेट का प्रयोग करते हैं। तो दोनों में एविलेबल फास्फोरस उर्वरक है, पहला है रॉक फास्फेट, दूसरा है हड्डी की खाद, तीसरा है रॉ बोन मील। तीसरा कौन सा है, तो है रॉ बोन मील। और चौथा है स्टीम्ड बोन मील। रॉ बोन मील और स्टीम्ड बोन मील, हड्डी की खाद और रॉक फास्फेट। तो ये पोषक तत्वों की उपस्थिति के आधार पर हमारा दूसरा उर्वरक है फास्फोरस युक्त उर्वरक। अब अगला है पोटेशियम युक्त उर्वरक। फास्फोरस युक्त उर्वरक में अगला कौन सा है, तो वो है पोटेशियम युक्त उर्वरक। तो पोटास युक्त उर्वरकों में पोटास ऑक्सीकृत अवस्था में K2O में पाई जाती है। तो पोटास युक्त उर्वरकों में पोटास किस रूप में पाई जाती है, तो ऑक्सीकृत अवस्था K2O में पाई जाती है। ऑक्सीकृत अवस्था K2O में पाई जाती है। और फास्फोरस युक्त उर्वरक ऑक्सीकृत रूप P2O5 में पाई जाती है। और पोटेशियम K2O के रूप में पाई जाती है। पोटास उर्वरक मुख्यतः विदेशों से आयात किए जाते हैं। पोटास उर्वरक क्या होता है, ये भारत में बहुत कम ही मात्रा में निर्मित होता है। अधिकांश का क्या होता है, तो विदेशों से पोटास उर्वरकों का आयात होता है। भारतीय मृदाओं में पोटास की अधिकता पाई जाती है, इसलिए इसका प्रयोग भी क्या होता है, कम होता है। पोटास उर्वरकों का भारत में क्या होता है, प्रयोग कम होता है, क्योंकि भारतीय मृदाओं में पोटास की क्या होती है, अधिकता। इस कारण इसका प्रयोग क्या होता है, भारतीय मृदाओं में पोटासियम युक्त उर्वरक का प्रयोग कम होता है। अब हम देखते हैं K2O को पोटास में बदलने का सूत्र है। तो K2O को पोटेशियम में बदलने का सूत्र क्या है, तो वह है परसेंट K बराबर K2O इंटू 0.83। K2O इंटू 0.83% के, जैसे 10% K बराबर K2O इंटू 0.83। तो K2O को K में बदलने का सूत्र क्या है, तो K2O इंटू 0.83। अगला है पोटास को K2O में बदलने का सूत्र। पोटास को K2O में बदलने का सूत्र है परसेंट K इंटू 1.20%। पोटास इंटू 1.20। ये उर्वरक दोनों रूपों में होते हैं। ये पोटासियम युक्त उर्वरक क्या होते हैं, तो ये उर्वरक कितने रूपों में होते हैं, तो होते हैं दो रूपों में होते हैं। एक होता है क्लोराइड युक्त, दूसरा होता है क्लोराइड रहित। पहला है क्लोराइड युक्त उर्वरक। पोटेशियम युक्त उर्वरक पहला कौन सा है, तो वो है क्लोराइड युक्त उर्वरक। जैसे इसका उदाहरण है म्यूरेट ऑफ पोटास, जिसे हम क्या कहते हैं, MOP। शॉर्ट फॉर्म में क्या, म्यूरेट ऑफ पोटास को क्या कहते हैं, MOP, या इसे पोटेशियम क्लोराइड भी कहते हैं। म्यूरेट ऑफ पोटास को हम क्या कह सकते हैं, तो पोटेशियम क्लोराइड भी कहते हैं। तो क्लोराइड युक्त उर्वरक कौन सा है, तो वो है MOP, म्यूरेट ऑफ पोटास या पोटेशियम क्लोराइड। म्यूरेट ऑफ पोटास का प्रयोग आलू, तंबाकू, गन्ना आदि फसलों में नहीं करना चाहिए। तो म्यूरेट ऑफ पोटास का प्रयोग किस में नहीं करना चाहिए, तो आलू, तंबाकू और गन्ना में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये क्लोरीन संवेदनशील प्रश्न है। तो क्लोरीन से संवेदनशील प्रश्न कौन कौन से है, वो है आलू, तंबाकू और गन्ना। तो इसलिए इसमें किसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, MOP का या म्यूरेट ऑफ पोटास का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके स्थान पर पोटेशियम सल्फेट का प्रयोग करना चाहिए। तो प्रयोग किसका नहीं करना चाहिए, तो पोटेशियम क्लोराइड या म्यूरेट ऑफ पोटास MOP का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आलू, तंबाकू और गन्ना में किसका प्रयोग करना चाहिए, तो पोटेशियम सल्फेट का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि पोटेशियम सल्फेट में क्या नहीं होती है, क्लोराइड नहीं होता है। अगला है क्लोराइड रहित पोटेशियम उर्वरक। दूसरा कौन सा है, तो क्लोराइड रहित पोटेशियम उर्वरक, पोटेशियम सल्फेट SOP और पोटेशियम नाइट्रेट। क्लोराइड रहित कौन कौन से हैं, एक तो है पोटेशियम सल्फेट जिसे हम SOP कहते हैं, और दूसरा पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम सल्फेट और पोटेशियम नाइट्रेट, ये था हमारा पोषक तत्वों की उपस्थिति के आधार पर उर्वरकों का वर्गीकरण। अब बात करते हैं तरल उर्वरक क्या होते हैं। वे उर्वरक जिनमें पोषक तत्व तरल रूप में पाए जाते हैं, वे पोषक तत्व
जिनमें पोषक तत्व क्या होते हैं, तरल रूप में पाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, तरल उर्वरक कहलाते हैं। इसका उदाहरण है एनहाइड्रस अमोनिया। कौन सा अमोनिया, तो एनहाइड्रस अमोनिया है, जिसे हम क्या कहते हैं, निर्जल अमोनिया भी कहते हैं। तो निर्जल अमोनिया किसका उदाहरण है, वो है तरल उर्वरक का। अब बात करते हैं हम दानेदार उर्वरक। समान आकार में इस तरह दाने होते हैं, जैसे हमने यूरिया या डीएपी का खाद देखा हुआ, जो वो क्या होते हैं, समान आकार में इस तरह दाने होते हैं। इसका उदाहरण है यूरिया और डीएपी। तो ये थी पोषक तत्वों की उपस्थिति के आधार पर वर्गीकरण। अब देखते हैं हम पोषक उर्वरकों का अगला वर्गीकरण देखते हैं। उर्वरकों का वर्गीकरण में हमारा अंतिम वर्गीकरण है मृदा में प्रभाव के आधार पर उर्वरकों का वर्गीकरण। तो मृदा में प्रभाव के आधार पर उर्वरकों का वर्गीकरण अंतिम पॉइंट है। तो उससे पहले हम बात करते हैं तुल्यांक अम्लीयता क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तुल्यांक अम्लीयता के बारे में। किसी अम्लीय उर्वरक की अम्लीय प्रभाव को उदासीन या प्रभावहीन करने के लिए आवश्यक कैल्शियम कार्बोनेट या चूने की मात्रा हम क्या कहते हैं, तुल्यांकीय अम्लीयता कहते हैं। तो तुल्यांकीय अम्लीयता किसे कहते हैं, किसी अम्लीय उर्वरक की अम्लीय प्रभाव को उदासीन या प्रभावहीन करने के लिए आवश्यक कैल्शियम कार्बोनेट या चूना क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है अम्लीयता, सॉरी तुल्यांकीय अम्लीयता। क्योंकि अम्लीय प्रभाव कम करने के लिए क्या काम लेते हैं, तो हम लेते हैं रॉक फास्फेट या चूना। तो चूना का प्रयोग, चूने की कितनी मात्रा लेनी है वही क्या है, वो है तुल्यांकीय अम्लीयता। अब बात करते हैं अम्लीय उर्वरक और उसकी तुल्यांकीय अम्लीयता के बारे में ही। तो मृदा में प्रभाव के आधार पर हम उर्वरकों का वर्गीकरण देख रहे हैं। सबसे पहले अम्लीय उर्वरक और उसकी तुल्यांकीय अम्लीयता। तो निर्जल अमोनिया की तुल्यांकीय अम्लीयता है 148। निर्जल अमोनिया की तुल्यांकीय अम्लीयता कितनी है, तो 148। और अमोनियम क्लोराइड की है 128 और अमोनियम सल्फेट की है 110। अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट की 93 और अमोनियम फास्फेट की 86 और यूरिया की 80। निर्जल अमोनिया की तुल्यांकीय अम्लीयता कितनी है, तो 149 और अमोनियम क्लोराइड की तुल्यांकीय अम्लीयता है 128 और अमोनियम सल्फेट की तुल्यांकीय अम्लीयता है 110। अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट की तुल्यांकीय अम्लीयता है 93 और अमोनियम फास्फेट की तुल्यांकीय अम्लीयता है 86 और यूरिया की 80। अमोनियम फास्फेट की 86 और यूरिया के 80। ये थे अम्लीय उर्वरक। अब हम बात करते हैं क्षारीय उर्वरकों के बारे में और उसकी तुल्यांकीय अम्लीयता के बारे में। तो सोडियम नाइट्रेट की तुल्यांकीय अम्लीयता है 29 और कैल्शियम नाइट्रेट की तुल्यांकीय अम्लीयता है 21 और कैल्शियम साइनामाइड की तुल्यांकीय अम्लीयता है 63 और डाई कैल्शियम फास्फेट की तुल्यांकीय अम्लीयता है 25। तो क्षारीय उर्वरकों में सोडियम नाइट्रेट की तुल्यांकीय अम्लीयता कितनी है, तो 29 और कैल्शियम नाइट्रेट की 21 और कैल्शियम साइनामाइड की 63 और डाई कैल्शियम फास्फेट की 25। तो ये था हमारा उर्वरकों का वर्गीकरण में अंतिम पेटू, मृदा में प्रभाव के आधार पर उर्वरकों का वर्गीकरण। अब हम देख रहे हैं सूक्ष्म तत्व और सूक्ष्म तत्वों को प्रदान करने वाले यौगिक और पोषक तत्व परसेंट में। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉपर या तांबा की। तो सूक्ष्म तत्व प्रदान करने वाला यौगिक कौन सा है, तो कॉपर या तांबा का है कॉपर सल्फेट, जिसका फॉर्मूला C4SO4। तो C4SO4 SH2O। तो कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या है, तो C4SO4 SH2O। C4SO4 SH2O। तो कॉपर या तांबा का सूक्ष्म तत्वों को प्रदान करने वाला यौगिक कौन सा है, तो कॉपर या तांबा का यौगिक है कॉपर सल्फेट और जिसका पोषक तत्व परसेंट है 25% कॉपर। तो कॉपर सल्फेट में कितना पोषक तत्व पाया जाता है, तो पाया जाता है 25%। कॉपर सल्फेट में कितना कॉपर पाया जाता है, तो 25% कॉपर पाया जाता है। अगला है जिंक या जस्ता, इसका यौगिक है जिंक सल्फेट। इसका यौगिक क्या है, वो है जिंक सल्फेट, जिसका फॉर्मूला है ZnSO4.H2O। जिंक सल्फेट का फॉर्मूला क्या है, तो ZnSO4.H2O। और इसमें जिंक सल्फेट में 33% तो जिंक पाया जाता है और 17.8% सल्फर पाया जाता है। तो जिंक सल्फेट में जिंक कितना पाया जाता है, तो 33% और सल्फर पाया जाता है 17.8%। अगला है मैंगनीज और इसका यौगिक है मैंगनीज सल्फेट, फॉर्मूला MnSO4.4H2O। मैंगनीज सल्फेट का फॉर्मूला है MnSO4
4H2O और इसका पोषक तत्व होता है 26 से 28% की होती है, इसमें मैग्नीज होती है। मैग्नीज सल्फेट में मैग्नीज कितनी होती है, वो होती है 26 से 28%। अब अगला सूक्ष्म तत्व है लोहा और इसका यौगिक है, एक तो है फेरस सल्फेट और दूसरा है पायराइड। तो पहला है कौन सा है, फेरस सल्फेट। इसका फॉर्मूला है FeSO4.7H2O, FeSO4.7H2O। और जिसमें तो फेरस सल्फेट में Fe कितना होता है, आयरन कितना होता है, तो 19%। फेरस सल्फेट में आयरन कितना होता है, तो फेरस सल्फेट में आयरन होता है 19%। और पायराइड जिसका फॉर्मूला FeSO2, इसमें आयरन होता है 46.5% और सल्फर होता है 53.5%। तो पायराइट FeS2 जिसे क्या कहते हैं, नकली सोना कहते हैं। इसमें क्या है इसमें 46.5% होता है आयरन या Fe और 53.5% होता है सल्फर। अब बात करते हैं हम अगला सूक्ष्म तत्व है बोरॉन, जिसको यौगिक है, एक तो है बोरेक्स और दूसरा है सोल्यूबार। एक तो कौन सा है, बोरेक्स और दूसरा है सोल्यूबार। बोरेक्स में 10.60% बोरॉन पाई जाती है। तो बोरेक्स में कितनी बोरॉन की मात्रा पाई जाती है, तो 10.60%। 10.60% बोरॉन की मात्रा किस में पाई जाती है, तो बोरेक्स में। और सोल्यूबार में बोरॉन की मात्रा पाई जाती है 19 से 21%। 19 से 21% बोरॉन की मात्रा किस में पाई जाती है, तो वो पाई जाती है सोल्यूबार में। अगला है मोलिब्डेनम, जिसे एक इसका यौगिक है सोडियम मोलिब्डेट और दूसरा है अमोनियम मोलिब्डेट। पहला कौन सा है, सोडियम मोलिब्डेट और दूसरा है अमोनियम मोलिब्डेट। सोडियम मोलिब्डेट में मोलिब्डेनम की मात्रा होती है 39% और अमोनियम मोलिब्डेट में मोलिब्डेनम की मात्रा होती है 54%। कितनी होती है, तो 54%। तो कॉपर या तांबा का यौगिक है कॉपर सल्फेट और जिसमें कॉपर की मात्रा होती है 25%। अगला है जिंक या जस्ता, जिसका यौगिक है जिंक सल्फेट, जिसमें जिंक सल्फेट में 33% जिंक व 17.8% सल्फर पाया जाता है। अगला है मैंगनीज और इसका सूक्ष्म तत्व यौगिक है मैंगनीज सल्फेट, जिसमें 26 से 28% मैंगनीज पाई जाती है। अगला है लोहा, जिसका यौगिक है फेरस सल्फेट, जिसमें 19% Fe पाया जाता है। अगला लोहा का यौगिक है पायराइट, जिसमें 46.5% Fe व 53.5% सल्फर पाया जाता है। अगला है बोरॉन, जिसका यौगिक है बोरेक्स, जिसमें 10.60% बोरॉन पाया जाता है। अगला बोरॉन का यौगिक है सोल्यूबार, जिसमें 19 से 21% बोरॉन पाया जाता है। अगला है मोलिब्डेनम, जिसमें उसका यौगिक है सोडियम मोलिब्डेट, जिसमें 39% मोलिब्डेनम पाया जाता है। और अगला है अमोनियम मोलिब्डेट, जिसमें 54% मोलिब्डेट पाया जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आज की क्लास पसंद आई होगी। तब तक के लिए सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद।